वेलकम फ्रेंड्स, आपका शुभ स्टडी पे स्वागत है। मैं शुभ द्विवेदी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो का प्रैक्टिस सेट का ये सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं। इसमें हिंदी के हम 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टो सीरीज की सेकंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, यानी वह कौन सा सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, सी संबंधवाचक है, या डी अनिश्चयवाचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वह जो है निजवाचक सर्वनाम है या निजता का बोध करा रहा है। ओके, नेक्स्ट है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन के एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो, तब उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कार्यालय आदेश, बी अधिसूचना, सी अनुस्मारक, या डी परिपत्र। तो उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी। आदिकाल को क्या नाम दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ए चारण काल, बी आदिकाल, सी वीर काल, या डी बीज वपन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल किया था। अब हम पूछेंगे आदिकाल किसने कहा था। तो आदिकाल जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल ग्रियर्सन जी ने कहा था। ओके, और हम पूछे अगर वीर काल किसने कहा, तो वीर काल इसे नाम किसने दिया था, विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, तो वीर काल इसे विश्वनाथ प्रसाद ने दिया था। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। दिए गए शब्दों में निम्न में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन ए है जनता, ऑप्शन बी है पानी, ऑप्शन सी है हस्ताक्षर, या ऑप्शन डी आकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश, सॉरी हस्ताक्षर। हस्ताक्षर जो है ये एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। ओके, ये बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आगे हम चलेंगे। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा भाग भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है जीव के आधार पर। अग्रस्वर, मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, या डी विविध स्वर। तो अग्रस्वर आता है, मध्य स्वर आता है, पश्च स्वर आता है, बट विविध नहीं आता। विविध अर्थात ये मुंह के खुलने और बंद होने पे या होंठों के गोल होने पे होता है। ठीक है, आधा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ, आधा बंद, पूरा बंद, इसके आधार पे जो चार टाइप के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 6 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है। पांचवा, गांधी, बांस, आँख। तो वर्तनी की दृष्टि से इसमें कौन सा गलत है, वर्तनी की दृष्टि से आँख इसमें गलत है, क्योंकि आँख कैसे लिखा जाता है, आँख लिखने के लिए हम इस पर चंद्र बिंदी का प्रयोग करते हैं। ओके, बाकी सही है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध विकल्प छांटना है। पहला है महीना, बी है पूजनीय, सी है व्यंग, या डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो अशुद्ध है उसे हमें छांटना है। तो इसमें अशुद्ध हमारा व्यंग है। व्यंग ऐसे नहीं लिखा जाता, व्यंग में व्यंग आधा गा फिर या होता है। ओके, तो हमारा सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वार्थ में निम्नलिखित में कौन सी संधि है। स्वार्थ में कौन सी संधि है, तो बताना है दीर्घ संधि है, यण संधि है, वृद्धि या गुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ। दीर्घ क्यों है हम डिस्कस कर लेते हैं। दीर्घ हम जानते हैं इसमें छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बनता है, क्योंकि इसे अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्व धन अर्थ। ठीक है, इससे यानी छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, तो दीर्घ संधि। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। पावन, पावन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में कौन सा होगा। पौधन अन, पोधन अन, या सी पाधन अन, या डी पावधन अन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधन अन। पौधन अन विकल्प हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर संधि पूछा जाए तो पावन आओ यानी अयाधि संधि इसमें हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 10 नंबर पे। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। ओके, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। आजीवन, आजीवन में आपको बताना है कि कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, या द्विगु समास। तो कौन सा समास होगा, आजीवन। इसमें आ प्लस जीवन। ओके, अब समझ में आ गया होगा कौन सा समास है। तो इसमें अव्ययी भाव
समास है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, विग्रह करने पर। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे अगले स्लाइड पे। हमारा अगले स्लाइड पे है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास है। आपको बताना है कर्मधारय समास कौन सा है। पहला नील गगन, बी त्रिफला, सी पतझड़ या डी गांव शहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नील गगन, ठीक है, नील गगन ये जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलेंगे, सम उपसर्ग से बना निम्नलिखित में कौन सा है जो सम उपसर्ग से बना है। साम्राज्य, सम्मुख, सम्राट या सामग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम उपसर्ग किस में लगा हुआ है, सम्मुख, सम्मुख में सम उपसर्ग लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 13 नंबर में, परा उपसर्ग का अर्थ होता है। परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, ठीक है, भीतर, उल्टा, बाहर या आसपास। तो परा उपसर्ग का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। धनवान, नमकीन, नीलिमा या खिलाड़ी। तो इसका उदाहरण कौन सा है, खिलाड़ी। खिलाड़ी जो है कृत प्रत्यय का उदाहरण है। धनवान, नमकीन और नीलिमा ये जो तीनों हैं ये तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में आँख का तत्सम रूप कौन सा है, ठीक है। आँख का तत्सम क्या होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं आप आँख को संस्कृत में क्या होंगे, संस्कृत ही तत्सम होता है। तो ऑप्शन ए है ईदृश, अच्छी, दृष्टिका या दर्श। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, तो अच्छी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता। विसर्ग का प्रयोग किस में नहीं होता, तद्भव में, संकर में, तत्सम में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तद्भव में जो है विसर्ग का प्रयोग नहीं होता, बाकी संकर में होता है और तत्सम में भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, चौथा का तत्सम शब्द क्या है, चौथा का तत्सम क्या होगा, चतुष्पद, चतुष्क या सी चतुष्काठ या डी चतुर्थ। तो चौथा का संस्कृत या तत्सम हम बोल सकते हैं चतुर्थ होता है, पढ़े भी हो गया आपने संस्कृत में। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है। धूम्र का तद्भव शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए जुआ, ऑप्शन बी धुआं या ऑप्शन सी भौरा या ऑप्शन डी मक्खी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धुआं। धूम्र को हम धुआं कहते हैं तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट है आगे चलेंगे हम, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अगर पहला क्या हो जाएगा, रूढ़ होता है, ठीक है। सेकंड कौन सा हो जाएगा, यौगिक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़, ठीक है। ये तीनों जो हैं होते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद बताइए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें जो स्वतंत्रता है इसकी संज्ञा क्या है, जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता यहाँ पे भाव का बोध होता है, ठीक है, भाव का बोध करा रही है, जाति का नहीं और गुण का भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए, आप अंदर आकर बैठिए। ए आप, बी अंदर, सी आकर या डी बैठिए। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, आप। आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट चलेंगे हम अगली स्लाइड पे 22 नंबर, इसमें क्रिया चुनना है आपको, क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, बहुत ही ईजी है। इसमें आपको बताना है कि क्रिया कौन है, ए हिंदी, बी बहन, सी सीखती है या डी भाषा। तो इसका राइट आंसर सीखना, सीखना एक क्रिया है, ठीक है। हिंदी, हिंदी नाउन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, आ, आप आ गए वाक्य में आ शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या विशेषण है, ठीक है। तो इसमें आ शब्द जो है वो अव्यय का बोध करा रहा है, अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कौन सा अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा, विस्मयादि
बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी समवाय बोधक या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक। सीता सखियों सहित वाटिका में पुष्प वाटिका में गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसमें जो है ये संबंध का बोध, सखियों सहित जो है वो संबंध का बोध करा रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची क्या होता है आपको बताना है। अर्जुन होता है, सेना होता है, सी अग्नि होता है या डी घोड़ा होता है। तो अनीक का पर्यायवाची सेना होता है। ओके, सेना राइट आंसर हो जाएगा। सेना का पर्यायवाची अगर हम कहें तो अनीक होता है, एक होता है कटक, एक कटक होता है, ठीक है। अनी होता है, अनी भी होता है, और अनकिनी होता है, चमू होता है, दल होता है, कहते हैं दल में सैनिक आ रहे थे। सैन्य होता है, सैन्य अभ्यास, वहाँ से समझ सकते हैं, तो सैन्य होता है, ठीक है। वाहिनी होता है, आप देखे होंगे पीएससी वाहिनी लिखा रहता है, एक वाहिनी भी होता है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए सरोज, बी उरोज, सी मनोज या डी पथोज। तो इसका राइट आंसर है 26 का मनोज। मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलेंगे 27 पे। अग्रज का विलोम क्या होगा? अच्छत होगा, अतुल होगा, अनुज होगा या अटल होगा। तो इसका राइट आंसर है अनुज होगा। अग्रज का अनुज, अग्र मतलब बड़ा और अनुज मतलब छोटा। नेक्स्ट आगे चलेंगे। दीर्घायु का विलोम क्या होगा? दीर्घायु मतलब अर्थात जिसकी आयु दीर्घ हो या लंबी हो, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अल्पायु, ठीक है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिरायु, दीर्घायु समानार्थी हैं। अगर चिरायु भी दिया रहे तो उसका अर्थ भी दीर्घायु से हम समझ सकते हैं। आगे चलेंगे 29 में। इस वर्ष हिंदी साहित्य की कुछ अवरुद्ध रही, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द चुने, ठीक है। तो उन्नति रही अवरुद्ध, या प्रगति, वृद्धि या विकास, क्या इसमें अवरुद्ध रहा आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रगति। हिंदी की प्रगति थोड़ी कुछ अवरुद्ध रही। आगे चलेंगे हम। गांधी जी का रामराज का स्वप्न आज तक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? आकार नहीं हुआ, साकार नहीं हुआ, निराकार नहीं हुआ या स्वीकार नहीं हुआ। तो इसमें हम कहेंगे गांधी जी का जो स्वप्न था रामराज का, वो आज तक साकार नहीं हुआ, अर्थात पूरा नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द आपको चुनना है। ए दुहशा, असाध्य, श्रमसाध्य या साधनाहीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का आपका असाध्य, जिसका उपचार ना किया जा सके या ना हो सके। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ए वैष्णव, बी आशातीत, सी जिज्ञासु या डी कुलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी इजी, जिज्ञासु। किसी तथ्य को जानने वाला या जिज्ञासा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, अगली स्लाइड में हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है। अंधेरी नगरी का अर्थ है ए राज्य विहीन स्थान, बी अन्याय की जगह, सी जहां अंधेरा हो या डी सुनसान जगह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्याय की जगह। अंधेरी नगरी का अर्थ अन्याय की जगह है। नेक्स्ट है चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। ए बुद्धि काम में लाना, बी मूर्खता ना दिखाना, सी घबरा जाना या डी कभी ना आना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घबरा जाना। चौकड़ी भूल जाना अर्थात घबरा जाना। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ है गुणहीनों के बीच एक गुणवान, ओछे व्यक्ति में ऐंठन होती है, बहुत ही लालची होते हैं, अकेला आदमी मजबूर होता है, ठीक है। अंधों में काना राजा अर्थात सभी गुणहीनों के बीच एक गुणवान का होना, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे हम। सलमा घर जाती है वाक्य में, अच्छा इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य है। ये सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य। देखिए एक एक हम पढ़ते हैं इसमें। निषेधात्मक मतलब वाक्य में निषेध करना, मना करना होता है। आज्ञार्थक में जहाँ आज्ञा ली जाती है। इच्छार्थक में
इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे सलमा घर जाती है का अगर हम बोल देते कि सलमा क्या घर जा सकती है, सलमा घर जाना चाहती है, तो इच्छार्थक होता हो जाता। निषेधार्थक में सलमा घर नहीं जाती, निषेधात्मक हो जाता। आज्ञा में क्या सलमा घर जा सकती है, आज्ञार्थक शब्द हो जाता। तो इसका राइट आंसर आपको तो पता चल ही गया होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, ये साधारण वाक्य है। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए, आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। बी, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। सी, उसने खाना खाया और सो गया। डी, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने खाना खाया और सो गया। ये जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो वाक्य को ऐड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 38 में। सही विकल्प का चयन करें और शुद्ध वाक्य क्या है। तुम तुम्हारा काम करो, तुमका काम करो, तुम मेरा काम करो, या तुम अपना काम करो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, तुम अपना काम करो। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। ए, भाववाच्य है, राम आम खाता में। ए, भाववाच्य है। बी, कर्मवाच्य है। सी, कर्तवाच्य है। या डी, उभयवाच्य है। राम आम खाता है, इसमें कर्तवाच्य है। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, या डी, कर्ता कारक। उसने कैसी चाल चढ़ी है, टेढ़ी चाल चढ़ी। ओके, तो इसमें राइट आंसर हो जाए, इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे कर्ता ने यानी उसने, ओके, उसने, कर्ता ने, कारक चिन्हों का अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, 41 में देखेंगे। बिल्ली छत से कूद पड़ी में कौन सा कारक है। अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, संप्रदान है, या अपादान। बिल्ली छत से कूद पड़ी अर्थात बिल्ली जो है वो छत से क्या हो रही है, अलग हो रही है। तो अलग होने का बोध कौन कराता है, इसमें अपादान कारक कराता है। ओके, तो अपादान कारक। नेक्स्ट आगे चलेंगे। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। ऐसा कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग में प्रत्यय लगाए जाने पे बना है। ए, मर्दाना। बी, बुढ़ापा। सी, भेड़ा। या डी, विधुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, भेड़ा। यह भेड़ जो है स्त्रीलिंग वर्ड है, इसमें प्रत्यय लगाने पे भेड़ा जो कि पुल्लिंग है बना है। ओके, आप्रत्यय, ये भी लिख लीजिए, आप्रत्यय लगाने पे। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 42 नंबर पे, 43 पे सॉरी। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपको बताना है कौन सा इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। पर्वत, विख्याति, सीमोती, या डी, पत्थर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्याति। क्यों, क्योंकि जैसे वर्ड ही बोला जाता है, ख्याति क्या होती है, प्राप्त की जाती है, या किया जाता नहीं, ख्याति मिलती है, ख्याति प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। मैंने आम खाया वाक्य में किस काल को प्रदर्शित करता है। ए, भूतकाल, आम खाया है। भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतकाल। मैंने आम खाया अर्थात मैं आम को खा चुका हूँ। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसे गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। बी, वहाँ बहुत सी पक्षी उड़ रहे हैं। सी, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है। या डी, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ए, वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है, इसमें उसकी गुणता का बोध हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 46 में। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ए, द्वारका। बी, पूजनीय। या सी, अंतर्ध्यान। या डी, अहिल्या। किसकी वर्तनी शुद्ध है, आपको ये जरूर देखना है लास्ट में कि पूछा कौन सी शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको ये बताना है। तो वर्तनी किसकी शुद्ध है, द्वारका। द्वारका यहाँ पे शुद्ध लिखा गया, बाकी सब गलत लिखे गए हैं। क्यों, देखिए पूजनीय का अगर हम देखें यहाँ पे लिखा गया है जो पूजनीय, तो ये होता है पूजनीय। क्या होता है, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय नहीं होता। ओके, या पूज्य होता है। ठीक है, इसमें जैसे अंतर्ध्यान है, अंतर्धान है, अंतर्धान। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अशुद्ध है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंत
ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, या नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा, अंतर्धान, ठीक, अंतर्धान। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, जैसे अहिल्या है, अहिल्या भी है शुद्ध, अहिल्या का शुद्ध क्या हो जाएगा, अहल्या, अहल्या जो है शुद्ध हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, प्राकृतिक है, पाली है, अपभ्रंश है, या डी वैदिक संस्कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृति ही हमारी सबसे पहली प्राचीन भाषा है। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है अगर पूछेगा, तो अपभ्रंश है, या प्राकृतिक, या संस्कृत, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जो पंजाबी है वो हमारी प्राचीन भाषा नहीं है, ठीक है, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। पंजाबी की अगर लिपि पूछे तो इसकी लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि होती है, ठीक है, या पैसाची, पैसाची जो है, पैसाची अगर हम देखें अपभ्रंश से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का हिंदी पर्याय कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप इसका हिंदी नहीं भी जान रहे हैं तो आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि कंट्रोल मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का नियंत्रण करना, ठीक है। तो यहाँ से आप इससे आसानी से पता चल सकता है आपको कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कंट्रोल मतलब कहते हैं ना इसका कंट्रोल लेना, अर्थात नियंत्रण करना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, प्रशासनिक नियंत्रण। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे 50 नंबर, यदि प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव से, ऑक्सिलरी वर्ब से, इन्फिनेटिव से, या फिनिट वर्ब से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके तो उसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से, अर्थात क्रिया से इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, सहायक क्रिया जो होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा हिंदी का 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक है। अगले सेशन में हम यहाँ पे रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके के भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए और लाइक के लिए ही हम लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी आप अच्छे से तैयारी करिए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकले, यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।